अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपके साथ रफ़त ख़ान। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला है तकरीबन पूरे ही मैं कहूँगी पाकिस्तानी अवाम का, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर हम देखें तो लोगों को एक बहुत बड़ा मसला है जिसका सामना करना पड़ रहा है, वो है मोटापे का। अगर हम अमेरिका का जिक्र करें तो वहाँ पर शायद ओबेसिटी के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये मर्ज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसको लोग इट्सल्फ एक डिज़ीज़ के तौर पर ले रहे हैं कि मोटापा जो है ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बाज़ दफ़ा जानलेवा भी होता है। और डॉक्टर साहिबान का ये कहना है कि जो हम आम रूटीन में या डे टू डे लाइफ में बीमारियां देखते हैं, मसलन हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया, इसके अलावा दिल की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां, इनकी जो बुनियादी वजह होती है ये मोटापा है। हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं, ख़ासतौर पर माएँ, कि बच्चा उनका जितना भी मोटा, वो कहते हैं नहीं इसमें जान ही नहीं है, इसमें से और खिला रहे होते हैं और उसको नवाले दे रहे होते हैं, क्या थोड़ा सा और खा लिया जाए, थोड़ा सा और खा लिया जाए। इवन अगर मैं छोटे बच्चों का जिक्र करूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल होती है। गाँव में, देहातों में उनको देसी घी, देसी खुराकें बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है कि बच्चा इस तरह से मजबूत होगा। वेयर एज अगर हम देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं आप देखेंगे कि वो इनएक्टिव भी होते हैं, कुछ पैसिव बैठे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, ये डॉक्टर्स ही चेकअप के बाद बताते हैं, लेकिन मोटापे को हमें खुद से रियलाइज़ करना है। अब माशाल्लाह से लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, पहले से ही लोग वेट कॉन्शियस हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आजकल जो हम फास्ट फूड और जंक फूड ले रहे हैं उसकी वजह से भी हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए आप देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ जिम्स वगैरह भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सरसाइज का जब उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं अभी तो हम स्मार्ट हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे उनका वेट बढ़ता है तो फिर उसके बाद फाका कशी यानी कि डाइटिंग को भी मामूल बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। क्या ये तरीका सही है, गलत है, क्या है? हमारी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करता है, मनफी असरात मुरतब करता है, ये क्या करता है? ये सब कुछ जानने के लिए, और ख़ास तौर पे ये चीज़ कि अगर किसी को ओबेसिटी का मरज़ लाक हो जाए तो वो क्या करे, हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर राना इरफान साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी से क्या मुराद है? ओबेसिटी अब हम उसको कह रहे हैं मेडिकल कंडीशन कहते हैं। एज यू सेड, आपने कहा कि अब ये लोग डिजीज के तौर पे ले रहे हैं, इसको हम कहते ही मेडिकल कंडीशन है ये मोटापा को, और हम इसको सीरियस डिजीजेस की सीरियस कॉज कहते हैं। हम कहते हैं कि जैसे पहले एक मशहूर होता था वो कि परहेज इलाज से बेहतर है, सही, वो इसी काम के लिए था, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए। यस, अगर आप परहेज कर लेते हैं, और ये जैसे मैंने कहा एक मेडिकल कंडीशन है जो होती कैसे है, इनटेक हम ज्यादा कर देते हैं और आउटपुट कम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि परहेज करते हैं, परहेज के बारे में जरा सा बताइएगा। हमारे यहाँ लोग परहेज करते हैं एक्सरसाइज करने से, लोग परहेज करते हैं कोई जिम वगैरह ज्वाइन करने से। परहेज जिस चीज से करनी चाहिए, खुराक कम खाने से या वो ऐसी हेल्दी फूड डाइट लें, उससे परहेज तो नहीं होती, लेकिन बाकी तमाम चीजों जो हेल्दी एक्टिविटीज है उससे परहेज होती है। बिल्कुल ठीक कहती है कि वो हेल्थी एक्टिविटी करते नहीं है और बाकी चीज़ों को खाते रहते हैं। तो यही होती भी इसी वजह से है। ओबेसिटी का मेन रीज़न ही यही है, इनटेक हमारी ज़्यादा होती है, आउटपुट हमारी होती नहीं है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा खाना पीना बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम पानी भी पीते हैं तो वो भी हमें लगता है। ये बहुत थोड़े लोगों में होता है कि अच्छा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है किसी के साथ? इनहेरिटेड होता है ये। फैमिलीज, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उनकी बॉडी में कोई भी चीज जाएगी तो वो मेटाबोलाइज इतनी जल्दी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ओबीज होते हैं। ठीक है, वो थोड़ी परसेंटेज है, ऐसे 5-10% है, लेकिन 90% ओबेसिटी जो है ना वो इसी वजह से है कि आप इनटेक ज़्यादा करते हैं, आउटपुट करते नहीं हैं। जैसे मैं आपको, अगर जैसे आप फरमा रही थी कि मेजर डिजीजेस की मेजर कॉज है ही ओबेसिटी, तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इवन कैंसर्स बहुत सारे, ये सारी चीज़ों के पीछे अगर जाएं तो हम ओबेसिटी, और प्रिवेंटेबल कॉज है कि आप देखें थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और आप उससे निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनिशियल एजेस में ही, जैसे आपने कहा कि बच्चों को जंक फूड देते हैं लाइक ऐसे, और कहते हैं ये खाता ही नहीं है,
फिर भी देते रहते हैं, बर्गर्स देते हैं, फ्राइज उनको दे रहे होते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स का तो हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं कि हमने पानी नहीं पीना, हमने वही पीना है, वही पीना है। और ये ट्रेंड बन रहा है, फैशन सिंबल के तौर पे लोग इसको ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यही बुनियादी कॉज है? यहीं पे हम गलती कर रहे हैं कि हम अगर इनिशियल स्टेजेस पे हमारे यहाँ किसी चीज का भी कोई लेआउट प्लान नहीं है। जैसे बच्चे को हम कहते हैं साइंस में कि 12 साल तक फैट सेल बन जाते हैं, सही, वो 500 बने, 600 किसी भी बच्चे में बन जाते हैं। हम उसी स्टेज पे बच्चे को इनटेक बहुत ज्यादा करा रहे होते हैं और वर्कआउट नहीं कराते। कि जैसे अगर आप डेवलप्ड सोसाइटीज में जाएं तो बच्चा 2 साल का भी होता है, उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लर्निंग कराना शुरू कर देते हैं कि आप उसको किसी गेम पे डालते हैं, उसको किसी हमारे बच्चे सारा दिन गेम्स का अगर हम जिक्र करें तो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, अगर आप डॉक्टर साहब अपने जमाने की बात करेंगे, मैं अपने की करूंगी, तो यू रिमेम्बर कि हम बाहर जाते थे, कोई एक्टिविटीज होती थी। अब बच्चे घर के अंदर ही इंडोर गेम्स बहुत ज्यादा हैं और बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, अपने आईपैड पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। वहां से भी उनका वेट जो बढ़ना शुरू हो जाता है और अर्ली एजेस में ही उनको बहुत सीरियस किस्म की डिजीजेस हो जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये इंडोर गेम्स भी नहीं है, सिर्फ लैपटॉप के ऊपर बैठे रहना है। उससे आपकी 2-4 चीजें और खराब हो रही है, आई साइट भी खराब हो रही है, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं ऑल द टाइम। फिर उसी के साथ आप अपनी नींद खराब कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रही है कि बहुत सारी डिजीजेज और लगती हैं, तो ये भी लगती हैं। अब इसको वर्कआउट करना है। असल हम ये देखते हैं कि इसकी रीजंस मैंने आपको बता दी, इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं और गलत चीजें खाते हैं। थोड़ी सी चीजें जैसे नॉर्मल करने वाली है, जैसे हम कहते हैं 5-6 चीजों को देख लें कि आप रोटी खाते हैं, पराठा नहीं खाएं, ठीक है, सही, रोटी खानी चाहिए। आपको होल व्हीट लेनी चाहिए, मतलब ये कि हम ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी रमजान भी रिसेंटली गुजरा और आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या तली हुई चीजें हम लोग खाने पे हमारा फोकस होता था। अगरचे गर्मियां, लेकिन इसके बावजूद हर एक की कोशिश होती थी, पकोड़े हों, समोसे हों, सहरी में पराठे के बगैर कहते थे कि कोई बात नहीं, खा ले, पूरा दिन ताकत ही रहेगी ना। कितनी ताकत होती है और पराठा और रोटी के मुकाबले में कितना मोटा करने का बाइस बन सकता है? बहुत ज्यादा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके फैट लेवल को, फैटी एसिड को ज्यादा कर देता है और वो डेंजरस टू दी हेल्थ है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ट्रेंड है, आप जानते हैं कि सुबह सुबह जो नाश्ता किया जाता है, कहते हैं अगर पराठा सामने ना आए तो नाश्ता करना हमें लगता है कि कुछ किया ही नहीं। हमारे कल्चर में ये चीज शामिल है, लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाएं, जहाँ पराठा खाया जाता था, जैसे देहात में अगर ये पराठा खाया जाता था तो वो वर्कआउट बहुत ज्यादा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने बात की, आपकी इस बात को मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, क्या जानना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मुझे एक क्वेश्चन मालूम करना है कि मेरा खाना हजम नहीं होता, जबकि अभी मेरी एज जो है सिर्फ 26 है, ठीक है, लेकिन खाना मेरा हजम नहीं होता। अच्छा, तो इसके हवाले से कोई टिप या कोई ऐसी ट्रीटमेंट अगर बता दें। अच्छा अली, आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ आपको अगर हजम नहीं होता तो क्या दिन में आप एक टाइम का खाना खाते हैं और क्या आपका वेट बढ़ रहा है या अभी वेट कंट्रोल्ड है? अच्छा, चूंकि आपको पता है मेरी जो एज है उस लिहाज से जो है मुझे भूख भी बहुत लगती है और मैं खाना खा भी बहुत ज्यादा हूँ, बट स्टिल वो हजम नहीं होता। मतलब प्रॉब्लम है कुछ इस तरह। ओके अली, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपका वेट कितना और हाइट कितनी है? हाइट 5'7" और वेट जो है वो 60। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल किया। 5'7" पे 60 वेट इज ओके, लेकिन फिर भी इनको हम इसको कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्सेस, ठीक है, BMI निकालते हैं। हम उसको देखते हैं वेट इन किलोज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स और उसका स्केयर करते हैं तो हम BMI निकालते हैं। वो अगर फिगर निकल, बड़ा आसान है, आप वेट इन किलोज करें, उसको डिवाइड करें हाइट इन मीटर्स और जो हाइट है उसको स्केयर कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको आप अपने सामने रखें। अगर वो 23 से नीचे है तो आप नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो 25 से ऊपर है तो आपके लिए डेंजरस है, सही, ठीक है। तो ये सिंपल अली का वेट तो चले कंट्रोल्ड है, लेकिन जो उनका प्रॉब्लम कि उनका खाना हजम नहीं होता, भूख भी बहुत लगती है। जब आप ये इनका मैं बड़ी अच्छी तरह इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बड़ा नॉर्मल और रोज की रूटीन है हर बच्चे की कि ये 26 में है, अभी ग्रोन अप एज में है, तो इसको चाहिए कि अभी से अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर करें, ठीक है।
क्योंकि बैठे रहने से आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, अंदर तोड़ फोड़ खाने की होती है, फिर वो हजम होता है जाके, वो नहीं होती या स्लो डाउन हो जाती है, और ये होता है। सही। तो वो इनका मतलब जितनी एक्टिविटी होगी, इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो 40 कदम जरूर चलें, वॉक करें, इस तरह से हल्की हल्की चहलकदमी करें। उसके पीछे हिकमत यही है कि हमारा खाना जो वो डाइजेस्ट हो जाए, और खाना डाइजेस्ट करने के लिए अली आप माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं, हम आपको यही टिप देंगे कि आप वॉक के लिए जाएं, एक्सरसाइज के लिए जाएं। जब आप वर्कआउट करेंगे तो फॉर श्योर आपका खाना भी हजम होगा और फिर आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। एंड वी विश यू वेरी गुड लक कि आप अच्छे सेहतमंद रहें। इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक और ट्रेंड नहीं है वो जिम जाने का या एक्सरसाइज या रेगुलर प्ले का, कोई जैसे कोई प्ले ग्राउंड जाने का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यंग जनरेशन कि वो या जिम ज्वाइन करें या कोई भी गेम ज्वाइन करें। Fine. जैसे वो फुटबॉल करें, हॉकी करें, या कोई भी एक्टिविटी ऐसी करें जिसमें आपकी फिजिकल एक्सर्शन हो। जब एक्सर्शन होगी तो डेफिनेटली आपकी जो ना हजम होने वाले प्रॉब्लम्स हैं ये भी दूर होंगे और बहुत सारी और बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम लोगों ने बात की कि क्या क्या हम करें ताकि हम मोटे ना हो, लेकिन अब हम वो भी बात करते हैं कि जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, उन्होंने क्या करना है। हाँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके ऊपर बहुत बड़े इवेंट्स भी कर चुके हैं। सही। हम फैसल एवेन्यू पे 2-3 वॉक्स अरेंज करा चुके हैं, जो सीडीए के डायरेक्टर हैं डॉक्टर साहब, उनके कोऑपरेशन से हमने किया। तो वो भी बहुत इसको सपोर्ट करते हैं कि हम इस कोर्स को बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं। तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे WHO के साथ भी वॉक्स कर चुके हैं। करने का मकसद एक ही है, अवेयरनेस क्रिएट करने का। उसमें एक ओबेसिटी होती है, जनरलाइज्ड ओबेसिटी है कि बंदा बहुत मोटा है, एक होती है किसी सर्टेन पार्ट्स की होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम BMI देखते हैं, हम कहते हैं अगर BMI 24-25 के करीब है तो हम उसको एक्सरसाइजेज वॉक पे लगाते हैं। थोड़ी सी डाइट प्लान बताते हैं। डाइट प्लान ऐसे होता है कि मेल और फीमेल में कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे फीमेल में है, हम कहते हैं 1200 इज ओके इन द होल डे। अच्छा, ये छोटी बच्चियों से लेके बड़ी औरतों तक के लिए 1200 एडल्ट फीमेल के लिए हम कह रहे हैं। एडल्ट फीमेल के एज से स्टार्ट होती हैं 18 टू ऑनवर्ड। ठीक है, हम उनको कहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है 1200। फाइन। आप अगर ओबेसिटी पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 2 काम करने चाहिए। हमने बहुत सारे चार्ट बनाए हुए हैं, वो हमसे आके किसी टाइम भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग। हम इसकी अवेयरनेस, कंसल्टेशन, इवन अब हम स्काइप पे कंसल्टेशन, मैं 2 घंटे खुद बैठता हूँ, सारे होते हैं। हम कहते हैं लोग फ्री अवेयरनेस हमसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत काम कर रहे हैं इस पे। हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए, हमारी सोसाइटी हेल्थी सोसाइटी बने। ठीक है, उसका मैं आपको बता रहा था। हम चाहते हैं एक साइड से कैलोरीज रिड्यूस कर दें, इनटेक रिड्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 1200 हैं, उसको 800 पे ले आए। सही। हम वो कैलकुलेशन बड़ी आसान है। आप रोटी खाते हैं तो पराठा खाते हैं, छोड़ दें, रोटी खा लें। जूस पीते हैं तो छोड़ दें, फल खा लें। रोटी 2 खाते हैं तो 1 पे आ जाए, उस पे कम कर दें। यस, यू आर राइट। और दूसरा उसमें ये है कि ये पकोड़े और समोसे छोड़ दें। आप ड्रिंक्स, व्हाट अबाउट चावल? चावलों की वीकनेस है, लोग कहते हैं हम चावल नहीं छोड़ सकते। किसी लिमिट, बॉइल्ड चावल खाएं, आप खा लें, उसकी लिमिट है। हम सही। वो बताते हैं कि इतनी कैलोरीज इतने में होती हैं। और आप बिरयानी और वो नहीं खाएं। कुछ लोग बिरयानी भी बॉईल करके बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल में कैलोरीज तो कम होती हैं। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड कि इतनी बिरयानी खाएंगे, इतने वो खाएंगे तो उसमें इतनी कैलोरीज आपकी। तो डॉक्टर साहब हर वक्त हमारे पास वो चार्ट ही होगा, हम उसी को देखते रहेंगे। एक दिन का वर्कआउट है, आप एक दफा देख लेंगे ना, आपको अवेयरनेस यूज्ड टू हो जाएंगी कि मैं ये ले रहा हूँ तो मेरे इतनी कैलोरीज। तो आप थोड़ी कैलोरी रिड्यूस करें। फिर वॉक है, वॉक हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक को। आप 1 घंटा तेज चलते हैं तो आप 600 कैलोरीज बर्न करते हैं। सही। ठीक है, आप देखें 600 बर्न कर ली, 400 आपने रोक ली। 1000 कैलोरीज पर डे अगर आप करते हैं तो ½ kg 1 वीक में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ½ kg
600 कैलोरीज पे, सही। हाफ केजी आप रिड्यूस करके कर रहे हैं, कैलोरीज रोक रहे हैं, तो आप समझे 1 केजी 1 वीक में रिड्यूस करेंगे तो 1 मंथ में मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो बिल्कुल फॉर्मूला डॉक्टर साहब दे देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? आपके सामने एक चार्ट है जिसको आप गौर से पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। ये नहीं है कि आप फुली आप फाका कशी पे आ जाए और फिर आप अपना वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और जब एक दफा डॉक्टर साहब, ये एक साइकोलॉजिकल, वो शायद है, मेरे साथ भी होता है, सब लोगों के साथ होगा कि जब आपका हाफ केजी 1 केजी वेट रिड्यूस होता है तो आप साइकोलॉजिकली बड़े मोटिवेट होते हैं, देन यू कीप ऑन ट्राइंग कि मैंने और करना है। सारी आपकी विल पावर है, अगर आपके अंदर विल है एंड यू आर कंसिस्टेंट टू योर डिसीजन, तो फिर मेरे ख्याल में ये कोई और इम्पोर्टेंट बात है। इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक दफा ओबीज हो गए हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उनके अंदर ज्यादा तवानाई खर्च हो रही होती है, फैट सेल ज्यादा है वो हो रही होती है, तो उनको भूख भी जल्दी लगती है, वो ज्यादा खाते हैं। फिर तो हमने प्लान आउट किए हुए हैं कि जो इस BMI से ऊपर चला, जैसे 30 से ऊपर चले जाएंगे, हम उनको डेंजरस लेवल पे लेते हैं। हम कहते हैं कि अब आप ये केस नहीं है, अब आपको हम ये करेंगे। जैसे अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कुछ लोग जिनका ज़ाहिर साइज बड़ा होता है, ओबीस होते हैं, वो खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर है उनके स्टमक का साइज बढ़ जाता है। अब स्टमक साइज को रिड्यूस करने के लिए कोई टमी टक है, वो क्या है ट्रीटमेंट जो आप लोग करते हैं? वो तो हमारे वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम उस पे जाते हैं ना, तो हम काफी सारे काम करते हैं। जैसे आपने ये अभी फरमाया कि उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैपेसिटी रिड्यूसिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, कि उसकी मैदे की कैपेसिटी रिड्यूस करें। कैसे करें? बहुत पुराने तरीके हैं कि आधा मैदा काट दें, या हम उसका वॉल्यूम देख लेते हैं, ये 3 लीटर है 4 लीटर है, तो हम उसको इतना काटें कि वो बाकी 1.5 लीटर रह जाए या 2 लीटर रह जाए, ऐसे रहे। अब उसको भी हम काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई सर्जरी पे नहीं जाना चाहता तो 30-40 मिनट का प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है। हम एक बलून लेते हैं, जैसे एंडोस्कोप नहीं करते वो उस तरह वो मैदे के अंदर रख देते हैं। हम मैदे को वो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कि ये अब मैदे में चला गया, उसका देख लेते हैं मैदे का साइज इतना है, उसका हाफ दी मैदे के साइज के बराबर उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, फुला देते हैं, वो मैदे में रहेगा, हम छोड़ देंगे। उसके अंदर ये होता है कि वो 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ मैदे में रह सकता है। वो एसिड वगैरह, ये जो प्लास्टिक का बाहर वाला बलून है, क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? नहीं, ये नहीं होता, वो एक स्पेशल बलून है। ठीक है, अगर इसको तो हम डालेंगे तो वो अंदर एसिड होते हैं, एसिड्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि क्या ये वाला बलून है? स्पेशली डिजाइंड बलून है, और वो उसको 30 मिनट विदाउट गिविंग एनी एनेस्थीसिया हम रख देते हैं। ठीक है, मतलब फौरन बॉडी डाल दी जाती है? जी, डाल। उसका मकसद होता है कि आप ज्यादा खा नहीं सकें। सही। मैदा आपको फुल लगेगा, आप उतना खाएंगे जितना वो कैपेसिटी फुल लगे तो क्या एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा उससे? क्योंकि जब आप खाएंगे नहीं तो आपकी एनर्जी लेवल तो उनका डाउन करना ही करना है हमने। सही। क्योंकि वो अदरवाइज और वे आउट जो है ना वो है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ वो भी क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ज्यादा ओबीज हो जाते हैं उनके लिए ये है जिसको हम प्रोसीजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उनके बाजू भी मोटे हैं, टांगे भी मोटी हैं, पेट भी मोटा है, एवरीवेयर उनके वो मोटे हैं। तो हम क्या, कहाँ कहाँ हम लाइपोसक्शन करेंगे, कहाँ कहाँ से फैट सक करेंगे, तो वो हम चाहते हैं उनका वेट एकदम रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर के उनको। ओके फाइन। जो सबसे मॉडर्न बलून वाला प्रोसीजर है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह से जो सबसे ज्यादा ओबीस होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं नूरुलैन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी नूरुलैन, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से पता करना चाहती हूँ कि मेरी हाइट जो है वो 5'2" है। ठीक है। और मेरा वेट जो है वो 59-60 है। तो मैं उनसे पता करना चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। तो कोई ऐसी टिप्स हो जो तो आप खाती क्या है? हाँ जी, मैंने कहा आप खाती कितनी दफा है दिन में और कितना खाती हैं? मैं मतलब नाश्ता करती हूँ और उसके बाद रात को खाती ज्यादा नहीं हूँ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। हमने एक फ्री ब्लॉग बनाया हुआ है वेबसाइट पे, या आप मेरे नाम से जाएंगे ना तो फेसबुक पे हम रोज डालते हैं ये सारी चीजें। एक तो हम BMI कैलकुलेशन आसान कर दी है
कि आप घर में बैठे विद इन 2 मिनट्स आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। एक ये इनका वेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लिमिट में है, लेकिन अगर बढ़ है तो फिर ऑब्वियसली अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग है। वो इनकी एज के अकॉर्डिंगली, अपनी एज को देखें, उसके अकॉर्डिंगली अपने रिड्यूस कर लें। डाइट चार्ट भी हमने फ्री दिए हुए हैं, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, एवरीवेयर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक पूरा डेस्क बनाया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हम मजीद, लेकिन इस वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर राना इरफान, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से। और जनाब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोटापे की जो बीमारी है बहुत आम है। इससे एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना है और इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि लाइपोसेक्शन का हम बड़ा जिक्र सुनते हैं कि लाइपोसेक्शन जो हो रहा है, लाइपोसेक्शन क्या है और कब कराना चाहिए? जी, अब लाइपोसक्शन जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेजर ओबेसिटी है तो उसका सोल्यूशन लाइपोसक्शन या कोई भी और प्रोसीजर नहीं है। उसका प्रोसीजर वही है। मेजर से मुराद कि आपकी फुल बॉडी ओबीस है, तो फुल बॉडी ओबीस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 60% जो लोग हैं ना वो सेंट्रली ओबीस है। एब्सोल्युटली, उनका पेट बड़ा हुआ पेट बड़ा हुआ है। आप जिसको भी देखें उस पेट बड़े होते हैं उनके। उसकी कोई खास वजह है हमारे पोस्चर में, बैठने में, खाने पीने में, या हमारी एक्टिविटीज में? क्या वजह है? यू आर राइट। हम सबसे ज्यादा यही पोस्चर वाली बात है कि बैठे रहते हैं, कोई काम आपको पता है ढीले से अंदाज में ना। यस। और हमारे यहाँ आपने कहीं भी देख लें, ऑफिसेज में, और सारा ज्यादा ऑफिसेज में ये होता है कि वो बैठे हुए हैं, चाय पी जा रहे हैं और सारा वो उधर ही एक ही जगह पे बैठे 6 घंटे बाद उठ के चले जाते हैं। बिल्कुल सही। जिम जाने की हमारी कोई रूटीन नहीं है। आप देखेंगे कि 2% लोग भी जिम नहीं जाते, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स। और ये सारी चीजें मिलके ना हमारी सेंट्रल ओबेसिटी करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन ये है कि उसको सक आउट कर लिया जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम लाइपोसक्शन करते हैं। सक आउट क्या, उसमें पानी जमा होता है? पानी को आप सक करते हैं? किसको सक करते हैं? फैट को सक करते हैं। ठीक है, फैट आप सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बनाएं कि हमारी ऑल मेजर पोर्शंस पे जो स्किन की लेयर्स हैं वो 7 होती हैं, ऑलमोस्ट 7 होती हैं। ठीक है। किसी जगह पे थोड़ी होती हैं, अदरवाइज इतनी होती हैं। तो हम अपर स्किन के नीचे देखते हैं तो फैट होती है, उसके बाद और लेयर्स मसल्स होते हैं, फिर जाके एब्डोमेन या और ऑर्गन होते हैं। डॉक्टर साहब एक हमारे बड़ा देसी सा तरीका है कि फैट्स चेक करने के लिए आप अपनी बॉडी को यूं पकड़ो और अगर आपकी उंगली में आ रही है तो इट मींस कि वो फैट्स हैं। इज इट ट्रू? यू आर राइट। वो इसी पतली स्किन के नीचे ही फैट होती है। ठीक है। तो हम उसको लाइपोसक्शन के जरिए सक कर लेते हैं। वो कैनुला होते हैं कि हम उस फैट को लोकलाइज कर लेते हैं। ठीक है। सख्त कर लेते हैं पानी जैसा फ्लूइड दे के, और फिर कैनुला डालते हैं, वो सक हो जाती है। ठीक है। मतलब कट वगैरह नहीं डलते या कट्स डलते हैं? वो बहुत माइनर कट होते हैं, उसके ऊपर ना स्टिचेस लगते हैं, वो नजर आते हैं। आजकल कैनुलास भी बड़े फाइन आ गए हैं कि वो इस पेट से, इस साइड से डालेंगे ना स्किन के अंदर, आधा इधर सक हो जाएगा, इधर से डालेंगे आधा इधर सक आउट हो जाएगा, तो फैट सक हो जाएगी। और फिर उसी काम पे डालेंगे कि आप अब एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, कि पहले भी हम यही गाइडेंस देते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है। हाँ। ये तो वक्ती सोल्यूशन है, वक्ती, टेम्पररी। यस। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सक आउट किया जाता है आपके फैट्स को जो आपकी टमी पे हैं, आपके पेट में हैं, उनको, लेकिन उसके बाद भी आपको इंतहाई मोहतात जिंदगी गुजारनी पड़ती है, ये खाने पीने में और किसी चीज़ में नहीं। और डॉक्टर साहब ये जो आप प्रोसेस करते हैं लाइपोसेक्शन का, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट का ही हम जिक्र करते हैं, तो क्या ये एक ही सिटिंग में हो जाता है या इसके लिए 2, 3, 4 सिटिंग्स करानी पड़ती हैं? अगर वो असल में हर चीज में साइंटिफिक लिमिट्स हैं, आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकता। तो वो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है जब उसको देखा जाता है ना फिजिकल
एग्जामिनेशन में, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपके इतने फैट हम सक कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हमेशा ऐसा होता है, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर एंड अगेन व्हाइल टॉकिंग टू यू। वो ये कि आपने कहा कि हम उनको पहले से ब्रीफ कर देते कि इतने फैट्स सक कर लिए जाएंगे। अगर वही शख्स चाहे जो बाकी उसके फैट्स हैं वो भी सक कर लिए जाएं आफ्टर 4 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स, कुछ अर्से बाद आके वो भी करा सकते हैं? जी, हम उनको आने से जब हम प्रोसीजर पे डालते हैं उससे पहले भी एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज के लिए जाएं, एटलीस्ट 45 डेज जरूर जाएं, ताकि आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आप कमिटेड हो जाएंगे कि मैंने ये करना है। क्योंकि सक करना इज नॉट अ सोल्यूशन, वो तो हम टेम्परेरीली कर रहे हैं, और ये नहीं है कि हमने फैट सेल ही रिड्यूस कर दिए हैं, फैट सेल उधर ही हैं, हम उनको स्क्वीज कर रहे हैं, उनको उनसे फैट निकाल लेते हैं, लेकिन वो फिर फिल कर सकते हैं कि आप उतना खाएंगे फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे फिर फिल हो जाएंगे, और जितनी एक्सरसाइज करेंगे इतनी बॉडी श्रिंक होती जाएगी, उतने वो ठीक होते जाएंगे। आप देखें एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि जब आप लोगों ने फैट्स सक करके निकाल लिए तो उसके बाद जब बंदा एक्सरसाइज करे तो उसको तकलीफ हो? नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा कोई नहीं है, ना उससे लाइपोसक्शन से कोई ऐसी तकलीफ होती है, वो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। एनेस्थीसिया में जरूर होता है कि उसको लोकल एनेस्थीसिया वो हम स्पाइनल लगाते हैं, उसकी वजह से वो उसमें ये पैरालाइज हो जाता है, तो हम सक कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। कितना टाइम टेकिंग होता है? 2-3 आवर्स लगते हैं, इट इज नॉट अ टाइम टेकिंग। और ओपीडी प्रोसीजर आप आए, कोई हॉस्पिटल रिटेनिंग नहीं है, शाम को घर जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, क्या वो लोग भी ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं? उनको जज करना पड़ेगा पेशेंट टू पेशेंट। एवरी टाइम देयर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स। हम रेड फ्लैग्स इसलिए लगाते हैं कि पेशेंट सिलेक्शन के लिए, इसको सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना, कि ये सूटेबल कैंडिडेट है, सारी हिस्ट्री चेक करके उसको सारा चीजें देखनी पड़ती है, सारा एग्जामिन करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आया पेशेंट इज सुटेबल फॉर द सर्जरी और द लाइपोसेक्शन और व्हाटएवर जो भी है, जो भी ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, बलूनिंग के लिए जा रहे हैं, व्हाटएवर इज देयर, लेकिन उससे पहले आपको सारा एग्जामिन किया जाता है कि आपकी बॉडी उस चीज की परमिशन भी दे रही है कि नहीं है। एक और कॉलर इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? ज़ैनब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी ज़ैनब, क्या जानना चाहेंगी आप? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी हाइट 5'3" है और मेरा वेट 65 है, और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, उसके अलावा डाइट भी मैं ज्यादा नहीं दे रही, दिन के टाइम सैलड लेती हूँ और ब्रेकफास्ट लेती हूँ और रात के टाइम डिनर, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है एक्सरसाइज करने के बावजूद, और इसके साथ साथ मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं टैबलेट्स ले रही हूँ, तो मुझे किसी ने ये बताया कि एलर्जी की टैबलेट्स लेने से वेट बढ़ता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। पहले तो डॉक्टर साहब ये चीज़ क्लैरिफाई करें कि जिन लोगों को एलर्जी होती है वो एलर्जी की कोई एंटी एलर्जी लेते हैं तो क्या उससे वेट बढ़ता है? नहीं, एब्सोल्युटली मल्टीविटामिन से बढ़ता है? बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, विटामिन से बढ़ता है। वो उसमें जो इनका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उससे हम रिलेटेड ये कहेंगे कि वेट रिड्यूस एकदम से नहीं होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज काफी अरसे से शायद कर रही हैं, द वे शी वाज टेलिंग। उसमें ये होता है कि पहले आपका जो इनर साइड की फैट है वो यूटिलाइज होगी, ठीक है, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद आपका रिड्यूस होना शुरू होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप रिडक्शन 2 वे से करेंगे, एक एक्सरसाइज से, दूसरा डाइट कंट्रोल करके। अगर आप डाइट उतनी रखेंगे, उतनी कैलोरीज लेंगे, एक्सरसाइज से बर्न कर लेंगे, फिर वेट उतना ही रहेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए तो दोनों साइडों से ब्रेक करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, एक और चीज हम जो देखते हैं कि कुछ लोगों का वेट शुरू में बड़ी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, एक स्टेज पे आके रुक जाता है, वहां से कम नहीं होता और उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। डाइट में भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, लाइकवाइज वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि उनका टेक्सचर ही ऐसा होता है कि वो हेल्थी बोनी होते हैं, कि उनको उनका टेक्सचर वहीं आके फिर स्टे कर जाता है, तो वो उनके लिए एक हेल्थी हो जाता है। आप ये समझें कि एक्सरसाइज से अगर वेट रिड्यूस हो गया है सर्टेन लेवल पे, तो आप ये भी तो समझें उससे आपकी ऑर्गन्स में कितनी हेल्थी हो जाएंगे, कि आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाएगा, हाइपरटेंशन में बड़ा फर्क पड़ेगा, डायबिटीज वालों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं कि उनकी जो पेरिफेरल सेंसेस जा रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह एक प्रोसीजर टमी टक है जिसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं,
वो इट इज नॉट मेंट फॉर द फैट रिडक्शन। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पेट ऐसे लटक जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम रीशेपिंग के लिए करते हैं, इसको एब्डोमिनल रीशेपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हम उनकी जो लैप्स, we can say this is cosmetic surgery, कॉस्मेटिक सर्जरी, टमी टाक किसी को कहते हैं, तो उसमें हम ये है कि एक्स्ट्रा स्किन भी काट देते हैं, शेप भी कर देते हैं, और अगर उनका बेली बटन वो नीचे चला जाए तो उसको भी पोजीशन कर देते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि हम लोग पेट को काट देते हैं रीशेपिंग के लिए। जब आप ज़्यादा स्टिचेस वगैरह लगाते होंगे उसको जोड़ने के लिए, कटिंग के बाद कहीं ना कहीं से पार्ट तो काटते होंगे ना, तो क्या फिर बाद में वो उसका 100% वैसे ही रिजल्ट होता है? आप 100% तो नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन वो अच्छी हुई हो तो 90% के करीब होता है उसका। तो 100% इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट के नेचर ने जो बनाया आप उसके ऊपर करें, लेकिन डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि इसको, जिनका स्किल वर्क है, कि वो अच्छा काम करें तो उसमें। लेकिन आप दूसरी चीज़ ये देखें, ये कोई पेट खोलना नहीं है, ये स्किन में काम है, जितनी कॉस्मेटिक्स हैं वो अपर स्किन में ही होती है, वो उनका कोई डीप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब लोग बहुत डरते हैं, लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लगे, उनकी टमी जो है वो भी कंट्रोल रहे, पेट जो बड़ा हुआ है बाहर और इस तरह से बदनुमा ना लगे। लेकिन लोगों को यही होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की जख्म की हीलिंग नहीं होती, वो फिर इस तरह की सर्जरी करवाने से घबरा रहे होते, लेकिन इवन देन दे हैव राइट टू लुक ब्यूटीफुल, तो वो लोग क्या करें? उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम नॉन इन्वेसिव पे भी आ रहे हैं, जैसे लाइपोसक्शन बहुत सारे और कामों के लिए भी होती है। क्या आपके बाजू ज़्यादा हैं तो उसको भी, थाइस ज़्यादा हैं तो उसमें भी हम सक्शन कर सकते हैं, चेन पे भी कर सकते हैं कि डबल चेन हो गई है तो उसको भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो मैंने आपको गैस्ट्रिक बैलूनिंग कही, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है आप डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइजेज और जिम ज्वाइन करें, कि जिसकी वजह से जो छोटे मोटे काम है ना वो तो आपके उधर ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है तो हम उसको गैस्ट्रिक बैलूनिंग से, जो बगैर सर्जरी के प्रोसीजर है, बहुत सारे रिडक्शन कर देते हैं। अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर बैरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ेगी। बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम लोगों ने बैलूनिंग का जिक्र किया, टमी टक का जिक्र किया, इसके अलावा लाइपोसेक्शन, इन सारी चीजों में और बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वो एक आप समझे सर्जरी है, उसमें पूरा एब्डोमेन खोलना पड़ेगा, ठीक है, खोल के फिर आपको इनविजन होती है कि आप देख रहे हैं स्टोमक को किस जगह से हमने करना है, कितना रिड्यूस करना है, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन ऑब्वियसली है कि आप उसकी कैपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं, खाना पीना आपका कम हो जाएगा, आपकी वेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो बहुत ओबीज होते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोसीजर अवेलेबल है। ये बाकी गैस्ट्रिक बलूनिंग और ये तो हम तब एडवाइस करते हैं कि अगर वो ही इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द सर्जरी, और अगर वो कहते हैं मैंने सर्जरी नहीं करानी तो कोई सोल्यूशन दें, तो उसके लिए ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो बलूनिंग होती है ये वंस फॉर ऑल रख देते हैं या आफ्टर सम टाइम आपको रिप्लेस करनी पड़ती है? 6-8 मंथ बाद हम उसको निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जरूरत नहीं होती? उसके बाद जरूर, इसलिए कि वो अगर उसका 20 किलोज अगर 6 मंथ में रिड्यूस हो जाता है, वेट इतना रिड्यूस कर लेता है, तो उसको उसकी एक रूटीन भी सेट हो जाती है कि उसका खाना भी कम हो जाता है। जैसे हमारे हम कोई चीज़ कॉफ़ी पीना चाहें उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, अगर हम शुगर फ्री टी लेते हैं तो उसका भी टेस्ट डेवलप हो, बाद में हम शुगर वाली चीज़ें लेते नहीं हैं, उसको भी एक रूटीन समझ आ जाती है। और जब आप किसी का इतने किलोज आप रिड्यूस कर दें, उसके अंदर बड़ी कमिटमेंट आ जाती है। वो कहता है वो एक नॉन हेल्थी लाइफ से हेल्थी लाइफ में आता है तो उसको और मजे आते हैं कि यार ये लाइफ तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि फिर तो इंसान खुद ही खुद चाहेगा कि मजीद उसका वेट रिड्यूस हो और खाने पीने में भी एहतियात करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा। लेकिन ये जो बलूनिंग है इस पे कितने एक्सपेंडिचर्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कराना चाहेंगे, इसका ऐसा मुझे कोई हार्म नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, इसमें जो बलून की कॉस्ट है ना वो थोड़ी सी है, वो 1,60,000 के करीब है। वो फिर डॉक्टर इसमें जो एंडोस्कोपिस्ट हैं वो डालते हैं बलून, हम उन्हीं से डलवाते हैं कि वो ही इज द स्पेशलिस्ट फॉर दिस जॉब, तो वो ही डालते हैं और वो तो लेते हैं कि ये आप समझे 2 लाख से करीब कोई खर्चे आ जाते हैं, उसमें निकालना भी और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का खर्चा आता है, उसमें थोड़ा ज्यादा ही आता है। फिर आप लोग अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और ये डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 मंथ के लिए हमारे स्टमक में रखा जाता है, जस्ट के एक शख्स को इस काबिल बनाया जाए, उसकी हैबिट
बन जाए कि वो कम खाए, उसका स्टमक फुल रहे और बार बार उसको तलब ना हो कोई चीज़ खाने की, क्योंकि जिन लोगों के स्टमक का साइज़ बड़ा होता है वो ज़रा खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं, खाने पे शायद उनका कंट्रोल नहीं होता, तो इसी वजह से लोग अपना वज़न भी दिन ब दिन उनका बढ़ता जाता है। और वज़न को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वज़न को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारी और बीमारी में भी मुब्तला होने का उससे खदशा होता है, अंदेशा होता है। और कुछ लोगों को इनहेरिटेंस में ये चीज़ मिलती है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब वो लोग क्या कराएंगे? क्या उसमें भी आप देखेंगे कि एक फैमिली में ज़ाहिर है किसी के शायद हो सकता है कि सेंट्रली ओबेस हो, कोई हो सकता है उसकी फुल बॉडी ओबेस हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराया जाता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आप समझें कि अगर फैमिली में कोई चीज़ आ रही है, जैसे किसी की फैमिली में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, तो उसको वो शुरू से कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनको समझाया जाता है, एजुकेशन होती है कि आप जो है ना इसको ऐसे करें, ये एक्सरसाइजेस करें, ये आपने नहीं खानी, ये चीज़ें खानी है टू अवॉइड दैट इनहेरिटेड डिजीज़। तो इसमें भी यही है कि अगर आपको पता है कि मेरी फैमिली में ये ओबेसिटी चल रही है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बच्चे को इनिशियल स्टेजेस से, जैसे आपने शुरू में कहा कि जंक फूड से अवॉइड करें, उसको पेप्सी कोक से अवॉइड करें, उसको प्रॉपरली किसी गेम पे लगाएं। जैसे मैं कहता हूँ फुटबॉल ज़रूर खेलना चाहिए, जिसमें स्टेमिना वाली गेम है, ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। हम कहते हैं 1 घंटा जो फुटबॉल या हॉकी खेलता है, भाग दौड़, वो 1 घंटे में 800 कैलोरीज बर्न करता है, तो जो बिग बर्निंग है, तो ऐसे काम पे लगा दें तो वो हेल्थी रहेंगे, तो उनके चांसेस कम होते हैं टू गो ऑन दैट लाइंस जो उनके पेरेंट्स या वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो बच्चे को जबरदस्ती खिला रहे होते हैं? अगर हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जरा गुपलू सा हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा उनको खिलाती पिलाती हैं, क्या कहेंगे ऐसे माओं को? क्या मैसेज देंगे कि गुपलू और हेल्थी वन में डिफरेंस है? ठीक है, कि हम यही एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थी डाइट इज गुड वन और ये डाइट हेल्थी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुराद अगर हम करें हेल्थी डाइट से, तो हेल्थी डाइट के बारे में हर एक अपना कंसेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं देसी घी दे दें इसको, देसी खुराकें दे दें, ये बड़ी हेल्दी डाइट है। कुछ कहते हैं कि बाहर से चीजें ले दें। ये हेल्दी डाइट से मुराद क्या है? क्या खाना चाहिए? बहुत आसान फार्मूला हमने इसको डिजाइन किया, बहुत आसान है। जैसे मैं पहले कह रहा था आपको कि आप रोटी खाएं, पराठा नहीं खाएं, होल व्हीट खाएं, गंदम पूरी, वो सफेद आटा नहीं खाएं, चोकर वाली रोटी वो खाएं, ठीक है। ब्राउन ब्रेड खाएं, दूसरी ब्रेड नहीं लें, ठीक है, आप वो वाली नहीं लें, सफेद वाली नहीं लें, ठीक है, मीठी वाली नहीं लें। आप फल खाएं, उनके जूसेस ना लें, ठीक है। आप चने खा लें। हमारे तो बहुत ट्रेंड है डॉक्टर साहब जूसेस लेने का। फल खाएं क्यों और जूसेस ना लें? इसलिए कि वो उसमें आप जब उसका जूस निकाल लेते हैं तो बहुत सारे, आप देखें 4 आप एप्पल मिलाएंगे ना तो आपका वो 1 ग्लास जूस का बनेगा। तो उसकी बजाय आप 2 एप्पल वो उसके साथ खा लेंगे, एक तो आपके अंदर वो बल्क उसका बन जाएगा जो आपकी डाइजेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है और उससे फुलनेस भी आती है। दूसरा, आप ज्यादा नहीं खा सकेंगे फिर। इसी तरह मैंने आपको बताया। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ शायद खुराक की डेफिशिएंसी बहुत हो रही होती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर हम जूसेस पी रहे हैं तो काफी हद तक हमारे यहाँ जो विटामिन, हम डेफिशिएंसी कर ही नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे ये ना खाएं, हम तो कह रहे हैं उसको इस फॉर्म में खा लें कि जैसे हम राइस कहते हैं खाएं, लेकिन राइस खाने के लिए आप बॉइल्ड राइस खा लें, सही, ठीक है। आप गोश्त को वो या नहीं करें जो हम करते हैं रोस्ट वगैरह, हैं ऑयल में कर लें, यस बारबेक्यू कर लें, आप सब्जी में उसको पका लें तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। तो देखिए हेल्थी डाइट को आपने 1 सेकंड के लिए दूसरी साइड पे जाके कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्लान आउट नहीं है कि आपको कोई चीज नई परचेज करनी है, या घर में जो चीजें हैं उन्हीं को रेगुलेट करना है कि आपने वो बहुत ज्यादा ऑयल डाल के डीप फ्राई करते हैं वो ना करें, सिंपल सा थोड़ा सा ऑयल डालें। इसके अलावा अंडा आप जरूर खाएं, लेकिन ये कि हाफ बॉयल खाना ज्यादा अच्छा होगा या फुल बॉयल, क्या करें? उसके भी हमने एक डिजाइन कर दिया कि बॉयल में इतनी कैलोरीज हैं, उसकी फ्राई करने में इतनी है, वो आप उसकी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी रिच प्रोटीन है, उसको आपने बंद नहीं करना। ठीक है। हम ना बंद करा ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्वांटिटी कम कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं और उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। हम कहते हैं ये हेल्थी है, इस तरह करने से हेल्थी नहीं है। जैसे बॉयल करने से राइस हेल्थी है और उसको बिरयानी बनाने से हेल्थी नहीं, या पुलाव बनाते हैं हम लोग, मुख्तलिफ इक़साम के पुलाव घरों में बनते हैं। हम कहते हैं कि आप फिश और चिकन
खा लें, वाइट मीट ले लें और रेड मीट को अवॉइड कर लें, या थोड़ा ले लें या उसको बॉयल करके ले लें, या इस तरह का। तो चीज़ों को अरेंज करना है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग चिकन खाएंगे तो चिकन चूंकि ये जो शेवर हमें मिलता है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा है। दिस इज अदर थिंग। हम चाह रहे हैं कि हम अभी पता है क्या, ये इट इज टाइम टेकिंग। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक्स आ जाए हमारी कंट्री में भी। बहुत सारे ये बड़ा इशू चल रहा है वर्ल्ड ओवर कि ऑर्गेनिक्स को कैसे लाया जाए, कन्वर्ट कैसे किया जाए इन चीज़ों को टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक। लेकिन चीजें पीछे पता है क्या चल रही हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं ना वो इसको पुश कर रहे हैं मार्केट को। वो कहते हैं जो मेरा चिकन पहले 6 मंथ में ग्रोन अप होता है उसको 1 मंथ में हो जाए और मेरे मार्केट में इतने चले जाएं। ये इस इशू ये है। और ऑर्गेनिक्स में ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ता है, उसको नॉर्मल नेचुरल डाइट पे रखेंगे तो वो ऐसे होगा। जैसे एक और इशू बहुत बड़ा है कि वो एड्रेस करना चाहिए कि दूध वाले जो भैंसों को वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो दूध 2 दफा दे दे या ज्यादा दे दे या ऐसे, तो वो इट इज क्वाइट डेंजरस टू दी फीमेल बच्चियों को, और ज्यादा उनको हिर्सुटिज्म और वो सारे बाल ग्रो और सारा ये सारी चीजें आ रही हैं। So one have to be very careful. बिल्कुल ये बड़े लेवल की बात है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चेंजेस आएंगी। डॉक्टर साहब वक्त हमारे प्रोग्राम का जो है ऑलमोस्ट इख्तिताम को आन पहुंचा, क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि आप अपनी लाइफ को रेगुलराइज करें। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है अवॉइड करने के लिए। आप हेल्थी डाइट के लिए जाएं, हम आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल है। आप हमसे कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं। आप हमसे गाइडलाइन लें, अवेयरनेस लें, बच्चों का बहुत ख्याल करें। बस ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने वक्त दिया। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राना इरफान साहब, जिनसे हम लोगों ने बात की ओबेसिटी के हवाले से। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।